संसद के मानसून सत्र का 12वां दिन चढ़ावा, चोरी और लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष का हंगामा। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित। एफसीआरए समेत 5 बिल पास कराने पर सरकार का फोकस। डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक आज। डिफॉल्टर किसानों के लिए कवच योजना को मिल सकती है मंजूरी। 5,000 से ज्यादा किसानों को मिलेगी राहत। प्रदेश हित में कई प्रस्तावों को मिल सकती है हरी झंडी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मुंबई द्वारा। दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के निवेशकों से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने पर रहेगा फोकस। संगठन मजबूती की कवायद में जुटी कांग्रेस। आज दिल्ली में होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों की बैठक। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार रहेंगे मौजूद। सह प्रभारियों को भी बुलाया गया। जिलाध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा सहित आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। छत्तीसगढ़ में सक्रिय मानसून। रायपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, मैं उदय। N24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में डिफॉल्टर किसानों को राहत देने के लिए कवच योजना को मंजूरी मिल सकती है। इस योजना से 5,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। ये वे किसान जिन्होंने सहकारी ऋण की राशि जमा कर दी थी, लेकिन संबंधित सचिवों और प्रबंधकों ने राशि खातों में जमा न कर ली, जिससे किसान डिफॉल्ट हो गए। प्रस्ताव के अनुसार ऐसे किसानों की बकाया राशि सरकार वहन कर उन्हें राहत दे सकती है। तो डिफॉल्टर किसानों को राहत दे सकती है सरकार। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। तो डॉक्टर मोहन कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई दौरे पर रहेंगे, जहां उनका फोकस मध्य प्रदेश में नए निवेश आकर्षित करने पर रहेगा। दौरे के दौरान वे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रोड शो में शामिल होंगे और दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र के प्रमुख निवेशकों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री निवेशकों के साथ उद्योग, रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुंबई में कई उद्योग समूह के साथ प्रस्तावित बैठकों के जरिए प्रदेश में निवेश के नए अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति देना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। खबर लखनऊ से है, जहां योगी कैबिनेट की बैठक खत्म। अनुपूरक बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिली। आज अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। सीएम आवास पर चल रही थी बैठक। तो खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। अनुपूरक बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। तो आज अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। सीएम आवास पर बैठक चल रही थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। अनुपूरक बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। तो आज अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। तो योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। आज अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। सीएम आवास पर यह बैठक चल रही थी और इस बैठक में तमाम विषयों को लेकर चर्चा की गई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी जुड़ गए। रूबी, अनुपूरक बजट को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिली है और काफी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुई है, क्या अधिक जानकारी? तो मैं बता दूं कि अभी 12:30 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है और योगी सरकार की तरफ से जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है, इस अनुपूरक बजट में अगले साल की विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरा ख्याल रखा गया है। 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा इसमें पूरा अनुपूरक बजट, यही कयास दिया गया है। और खासतौर से इसमें जो मेन मुद्दे दिए गए हैं, इसमें औद्योगिक विकास, धार्मिक पर्यटन, उन पर खास तौर से मेहरबानी देखने को मिल रही है। 9.12 लाख करोड़ रुपए के मूल बजट के बाद अब ये अनुपूरक बजट पेश किया गया है और सरकार
चुनाव से पहले कई बड़े ऐसे लक्ष्य हैं जिसको साधने की पूरी तरीके से कोशिश में लगी हुई है। ये भी कह सकते हैं कि अनुपूरक बजट में सरकार चुनावी तैयारियों को लेकर काफी पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रही है और ऐसे में बड़े लक्ष्य जो होंगे उनको साधने की पूरी तरीके से तैयारी है। तो अब 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद फिर सदन की कार्रवाई शुरू होगी और अब जो पटल पे बजट रखा गया है उसके बाद विधायी कार्य जो होते हैं उन पे पूरी तरीके से मंथन किया जाएगा। बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो क्या इसके अलावा क्या अन्य प्रावधान भी किए गए हैं, क्योंकि आने वाले वित्तीय वर्ष में किस प्रकार से सरकार का कामकाज होगा, किस प्रकार से रोडमैप होगा, और अगर देखा जाए तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी देखने को मिल सकते हैं, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक के बाद एक आगे देखने को मिलेगी। तो ऐसे में इसके अलावा भी क्या अन्य विषयों पर चर्चा देखने को मिली है, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी है? देखिए, खास तौर से कांवड़ यात्राओं पे अगर हम बात करते हैं तो पहले से ही योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था कि इस बार के जो कांवड़ यात्राएं होंगी उनके लिए खास तौर से इंतजाम किया जाएगा। और पहले भी अगर हम बात करते हैं तो पहले में भी पुष्प वर्षा की गई थी और इस बार भी पुष्प वर्षा की जाएगी। तमाम जिले ऐसे हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है, उनके हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन कांवड़ यात्रियों पे पुष्प वर्षा की जाएगी और खास तौर से इनके जो सुरक्षा है उनको लेकर भी खास तौर से नियम दे दिए गए थे, क्योंकि इससे पहले एक बैठक हुई थी। बैठक में खास तौर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि जब कांवड़ यात्रियां निकलेंगे तो निश्चित तौर पे ट्रैफिक और जो आसपास के जो भीड़ इलाके हैं उन तमाम चीजों को लेकर ध्यान रखा जाए और कहीं ना कहीं इन कांवड़ यात्रियों को रास्ते रास्ते उनको खाने पीने के सामान, फल और इस तरीके से उनके लिए पूरे रास्ते पुष्प वर्षा की तैयारी में जुट चुका था। अब जो जिले चिन्हित किया गया है उन जिलों में निश्चित तौर पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से कांवड़ यात्रियों पे पुष्प वर्षा की जाएगी और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कांवड़ यात्राएं जो हैं वो लगातार जो यात्रा का दौर है वो शुरू हो चुका है और पूरी तरीके से जो जिले के अधिकारी हैं वो भी मुस्तैदी से जुट चुके हैं, चाहे ट्रैफिक डाइवर्जेंट मूड हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कांवड़ यात्राओं को लेकर कहीं ऐसा हादसे भी देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि कांवड़ यात्रियों के बीच में मनमुटाव या आपस में लड़ाई झगड़े देखने को भी मिलते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर कानून व्यवस्था को लेकर भी लखनऊ में एक बैठक की गई थी, उनमें भी काफी चर्चा की गई है कि इस बार जो कांवड़ यात्रा है वो विशेष और इस तरीके से ध्यान रखा जाए कि कहीं ना कहीं यात्रियों को कहीं ना कहीं से कोई सुविधा हर एक कदम पे उनको मिलते हुए नजर आए। तो कहा जा सकता है इस बार भी कांवड़ यात्रा जो है वो निश्चित तौर पे काफी सफल माना जा रहा है, क्योंकि पहले से जो तैयारियां हैं अधिकारियों को खास निर्देश दे दिए गए। बिल्कुल रूबी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे हम। बढ़कर लखनऊ से जो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन योगी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। 40,000 करोड़ से अधिक का बजट संभव है। विधानसभा चुनाव की झलक बजट में देखने के आसार हैं। एक्सप्रेसवे, उद्योग और धार्मिक पर्यटन पर फोकस रहेगा। नई परियोजनाओं के लिए सरकार खजाना खोल सकती है। चुनाव से पहले बड़े विकास लक्ष्यों को साधने की तैयारी है। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रूबी जुड़ी। रूबी, 40,000 करोड़ से अधिक का बजट देखने को मिल सकता है। बजट में तमाम प्रावधान देखने को मिल सकते हैं जो तमाम वादे किए गए थे, और आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी ये बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो बजट है निश्चित तौर पे तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और ऐसे में एक्सप्रेस हो, औद्योगिक विकास हो, धार्मिक हो, पर्यटन हो या शिक्षा हो, इन तमाम चीजों को लेकर इस बजट में चर्चा होगी। और अभी 12 बजे के लिए सदन को स्थगित किया गया है। सदन के स्थगित होने के बाद से जब शुरुआत होगी इससे पूरी तरीके से एक बहस होगी और उस बहस में निश्चित तौर पे जो 9.12 लाख करोड़ रुपए पे जो मूल बजट तैयार किया गया है वो जो अनुपूरक बजट होगा, यानी कि सरकार चुनाव से पहले कई ऐसे महत्वपूर्ण घोषणाएं करेगी और उस लक्ष्य को यानी कि बड़े लक्ष्य 2027 को लेकर वो टारगेट करते हुए जरूर नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले भी कल की भी सदन की जब शुरुआत हुई थी सपा सरकार में बाहर ही परिसर के बाहर और अंदर दोनों तरफ काफी यहाँ पे बहसी देखने को मिली थी, हलचल काफी देखने को मिल रही थी। आज भी जब सदन की शुरुआत हुई थी तो सदन शुरू होने के थोड़े अंतराल ही यहाँ पे थोड़ी बहुत बहस हुई और उसके बाद स्थगित कर दिया गया। अब 12:30 के बाद फिर से शुरुआत होगी और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है 40,000 करोड़ का जो बजट है उसमें तमाम चीजों को लेकर ध्यान रखा गया है, जिसमें शिक्षा हो और औद्योगिक विकास हो, पर्यटन हो, धार्मिक स्थल हो, इन तमाम चीजों को लेकर ध्यान रखा गया और इन तमाम चीजों को लेकर अब चर्चा शुरुआत होने वाली है। धन्यवाद रूबी तमाम जानकारी के लिए। बढ़कर भोपाल से जब मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी की बड़ी बैठक मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है तो मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, धर्मेंद्र लोधी, नरेंद्र
शिवाजी पटेल पहुंचे हैं। दतिया में हार पर अब मंथन होगा। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री निवास में बीजेपी की बड़ी बैठक, मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। तो एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कल हुए उपचुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, अब उसके बाद मंत्रियों का दौर शुरू हो गया है। और बता दें कि बैठक में तमाम जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, धर्मेंद्र लोधी, नरेंद्र, शिवाजी पटेल पहुंचे हैं। दतिया में हार पर अब मंथन होगा। तो मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक होने जा रही है और इस बैठक में चुनाव में मिली हार और आए नतीजों को लेकर मंथन होगा। बांदा के मटोंद थाना क्षेत्र में तिंदवारी के स्टेट शूटर धर्मेंद्र उर्फ गुड्डू का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई है। शव पर कई चोट के निशान मिले हैं। घटनास्थल से शव की बोतलें और नमकीन के पैकेट भी बरामद हुए हैं, जिससे पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है। धर्मेंद्र उर्फ गुड्डू पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पहुंचे हैं, साक्ष्य जुटाए हैं। मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं। जनपद बांदा के थाना मटौन क्षेत्र से एक शव बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के प्राप्त होते ही सभी अधिकारीगण, फोरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया। मौके पर यह पाया गया कि उस शव के ऊपर काफी सारी चोट के निशान हैं और घटनास्थल पर काफी सारी शराब की बोतल और नमकीन के पैकेट्स भी बरामद किए गए। जांच करने के उपरांत यह ज्ञात हुआ है कि वो शव तिंदवारी क्षेत्र के एक हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र उर्फ गुड्डू का है। इस घटना के अनावरण के लिए टीम्स गठित कर ली गई है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित। मैनपुरी के शहर कोतवाली क्षेत्र में पुराने रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि युवक देर शाम दूध लेकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। आरोपी की सतीश कोल्ड स्टोरेज के पास कुछ लोगों ने पहले उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। शुरुआती गोलियों से वह बच निकला, लेकिन आरोपी ने पीछा कर उसे घेर लिया और सिर में गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां गढ़ मुक्तेश्वर में हाईवे किनारे लगी आग देखते ही देखते राख हुई मुड़ा की दुकान। तो वज्र घाट के पास दिल्ली लखनऊ हाईवे पर अफरा तफरी मची है। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया है। तो खबर आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां गढ़ मुक्तेश्वर में हाईवे किनारे आग लगी है। देखते ही देखते मुड़ा की दुकान राख हुई है। तो वज्र घाट के पास दिल्ली लखनऊ हाईवे पर अफरा तफरी मची है। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गढ़ मुक्तेश्वर में हाईवे किनारे आग लगी है। ये तस्वीर आपको देख रहे हैं। तो हाईवे किनारे आग लगी है, देखते ही देखते मुड़ा की दुकान राख हुई है। तो दिल्ली लखनऊ हाईवे पर अफरा तफरी मची है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो खबर आपको बता रहे थे एटा से, जहां बता दें कि एटा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने मारहर ब्लॉक प्रमुख रवि वर्मा के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का हवाला देते हुए ब्राह्मण समाज के अपमान और कथित जाति सूचक टिप्पणी का आरोप लगाया गया। समाज के लोगों ने वीडियो के फॉरेंसिक जांच कराने और आरोप सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो में समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और उन्होंने चेतावनी की, यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्राह्मण समाज को गाली दी है, कोई विवाद हो रहा था, उसमें कहा है कि जा पंडिता से कह देना कि हम देख लेंगे पंडिता को। गालियां भी दी हैं, मतलब उल्टी सीधी। इस मामले में हम लोग अब कप्तान को ज्ञापन देंगे,
उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, क्योंकि आजकल कोई भी आ रहा है वो ब्राह्मण समाज को ही टारगेट कर रहा है। नेता बनना चाह रहा है फिर भी ब्राह्मण को ही टारगेट कर रहा है और ब्राह्मण के फरसे को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं अब ये लोग। और अगर फरसा ब्राह्मण ने उठा लिया तो अपने वोट रूपी फरसे से क्या करेगा ब्राह्मण, अब ये सब देखेंगे 27 में। ब्राह्मण समाज से जलन है इनके, हम लोग ब्राह्मण समाज पूरे जिले को गाली दे रहे हैं, ये पूरे समाज को गाली दे रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट है और इनके खिलाफ FIR देके ज्ञापन देके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां तकिया चौराहे पर 5 सराफा दुकानों में चोरी हुई है। शटर तोड़कर लाखों के जेवर और नकदी पार की है तो चोर CCTV कैमरे और DVR भी ले उड़े हैं। चोरी की रकम 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। घटना से व्यापारी में आक्रोश है। पुलिस गश्त पर सवाल उठ रहे, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है तो जल्द खुलासे का दावा, मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। तो खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां तकिया चौराहे पर 5 सराफा दुकान में चोरी हुई है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी ओम जुड़ गए। ओम, तकिया चौराहे पर 5 सराफा दुकानों में चोरी हुई है, क्या अधिक जानकारी? हाईवे के किनारे ये अयोध्या और रायबरेली नेशनल हाईवे है और इसी से रायबरेली मुख्यालय से लगभग जो है 15 किलोमीटर दूर पर ये तकिया चौराहा पड़ता है। जिस तरह से बेखौफ चोरों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और निश्चित ही व्यापारियों में काफी आक्रोश है। अगर बात की जाए तो कम से कम सोने चांदी और नकदी समेत जो है लगभग 10 लाख रुपए का सामान जो है चोर लेकर फरार हो गए। हालांकि चोरों की तस्वीरें जो है वो CCTV में कैद हो गई और पुलिस CCTV के आधार पर जो है आरोपियों की तलाश में जुटी है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखा जाए ओम तो पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस गश्त करे तो इस तरह की घटनाएं ना हो। कहीं ना कहीं पुलिस की गश्त को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें जो डायल 112 के सिपाही हैं जो स्टॉप की ड्यूटी चौराहों पर लगती है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही भी नजर आ रही है। अब देखना ये है, हालांकि पुलिस अधिकारी जांच पर जुटे हैं, अभी कोई ऑफिशियल बयान भी नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया उसको लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में डीजल से भरे एक टैंकर के ट्रांसफार्मर से टकराकर पलट जाने के बाद भीषण आग लग गई है। हादसा जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के मालटारी मिर्जापुर स्थित विद्युत उपकेंद्र के पास हुआ है। टक्कर के बाद ट्रांसफार्मर गिर पड़ा और तेज धमाके के साथ टैंकर आग की लपटों में गिर गया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास मौजूद लोग मदद के लिए पास नहीं पहुंच सके। सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की 6 गाड़ी मौके पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए। हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। मृतकों में एक की पहचान मेहनगर थाना क्षेत्र निवासी 26 वर्षीय प्रदीप, जबकि 2 अन्य शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। तारीख की बात है, 10:30 बजे करीब बस प्राप्त पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर टकराकर पलट गया है। तुरंत एक गाड़ी महाराज और 2 गाड़ियाँ ब्रह्मस्थान फायर मैं दिल्ली साइड के लिए जब वहाँ साइड में पहुँच कर देखा कि पूरा टैंकर आग की लपटों से भरा हुआ है और उसके जो अंदर तेल था उसकी बॉइलिंग के बाद निकल आ रही है। तुरंत ही फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए और ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करते हुए आग को कंट्रोल किया गया। उसके बाद 1 घंटे तक उसकी चोरी की गई और जो कैबिन के अंदर रेस्क्यू 3 पर्सन फंसे हुए थे उनको भी निकाला गया। रात्रि 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक टैंकर जो जीएनपुर से मिलरियागंज को जा रहा था वो जो है ट्रांसफर से टकराकर पलट गया है। इस सूचना को तत्काल उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए FSO साहब तुरंत अपनी टीम के उपस्थित आए और सभी टीम के साथ हम लोग सब उपस्थित रहकर सभी उसको कार्रवाई शीघ्र करते हुए उसको आग को काबू पाया गया। उसमें जो 3 आदमी थे उसकी सुबह पहचान हुई है। एक उसमें प्रदीप कुमार जो मेहनगर का रहने वाला है, एक फातिराज जो महाराजगंज का रहने वाला है। ड्राइवर की पहचान नहीं हुई है, उसकी पहचान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तीनों की बॉडी को निकलवा कर वास्ते पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया है।
खबर अंबिकापुर से जब कलेक्टर परिसर से कबाड़ बिक्री का वीडियो वायरल। बता दें कि ठेले पर स्क्रैप ले जाते दिखा कबाड़ी। लोगों ने पूछताछ, कबाड़ी ने 3,000 में कबाड़ बेचे जाने की बात कही है। तो अंत्यावसायी विभाग की बिल्डिंग रिपेयरिंग के बाद स्क्रैप निकला था। विभाग के अधिकारियों ने कबाड़ बिक्री की पुष्टि की है। तो राशि शासकीय खजाने में जमा कराने की बात कही गई है। बिना प्रक्रिया कबाड़ बिक्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया है। तो ये खबर आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां कलेक्टर परिसर से कबाड़ बिक्री का वीडियो वायरल हो रहा है। तो ठेले पर स्क्रैप ले जाते दिखा कबाड़ी। बता दें कि लोगों ने पूछताछ की तो कबाड़ी ने बताया कि 3,000 रुपये में कबाड़ बेचा है। तो अंत्यावसायी विभाग की बिल्डिंग रिपेयरिंग के बाद स्क्रैप निकला था। विभाग के अधिकारियों ने कबाड़ बिक्री की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि राशि शासकीय खजाने में जमा होगी, लेकिन बिना प्रक्रिया कबाड़ बिक्री को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया है। ये बड़ी खबर आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां कलेक्टर परिसर से कबाड़ बिक्री का वीडियो वायरल हो रहा है। और इधर भोपाल से जब मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की आज दिल्ली में अहम बैठक है। प्रदेश संगठन की समीक्षा करेगा आलाकमान हरीश चौधरी, जीतू पटवारी, इसके साथ ही उमंग सिंघार मौजूद रहेंगे। प्रदेश से प्रभारियों को भी दिल्ली बुलाया गया है। संगठन सृजन और जिलाध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा होगी। रिपोर्ट के आधार पर कुछ जिलाध्यक्षों में बदलाव संभव है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा होगी। मौजूदा राजनीतिक हालात और संगठन की रणनीति पर रूपरेखा बनेगी। तो खबर आपको भोपाल से बता रहे, जब मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की आज दिल्ली में अहम बैठक है। बता दें कि प्रदेश संगठन की समीक्षा करेगा आलाकमान। खबर अनूपपुर से जबरदस्त महिला की हत्या से सनसनी फैली। अज्ञात आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। चैथरी थाना क्षेत्र के वेंकट नगर चौकी थाना क्षेत्र का मामला है। बता दें कि सूचना मिलते पुलिस मौके पहुंची है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। कांकेर से जियो टावर बैटरी चोरी मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। 5 लाख रुपए की बैटरी चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई। आरोपी सत्यनारायण मांझी को उड़ीसा से पकड़ा गया है। झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन से आरोपी गिरफ्तारी। छोटी बेटिया और बांदी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। आरोपी को जेएमएफसी पखानजूर में पेश किया गया। न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले में अन्य आरोपी की तलाश जारी है। रायपुर से ज्वेलर्स शोरूम में सोना चोरी का खुलासा। मामले को मास्टरमाइंड शोरूम का पूर्व कर्मचारी निकला है। गोलबाजार थाना पुलिस ने आरोपी मनोज यादव को गिरफ्तार किया। लाखों के सोने के आभूषणों की हेराफेरी का मामला है। आरोपी ने असली कंगनों की जगह नकली कंगन रख दिए थे। करीब 103.832 ग्राम 22 कैरेट सोने के 3 सेट कंगन गायब किए गए हैं। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को दबोचा है। आगे की कार्रवाई जारी है। रीवा समूह के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर जीएस परिहार ने मनगवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेप के अस्थायी लिंक अस्पताल और जरहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था, दवा भंडार, पैथोलॉजी और प्रसव वार्ड का जायजा लिया और भर्ती मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। देखिए, मैं जब से रीजनल डायरेक्टर का प्रभार लिया रीवा शेड्यूल डिवीज़न का, तो मेरे 9 जिले हैं संभाग में। मेरे मैहर को छोड़ के बाकी सभी जिलों के जिला अस्पताल और संभाग की मीटिंग ले चुका हूँ और अब मेरा फोकस जो है वो सिर्फ फील्ड पे है। उसी तारतम्य में कई पीएससी सीएससी गया हूँ। आज मैं रीवा की मनगवा आया हूँ। अभी जरहा पीएससी भी गया था, जरहा देख के आ रहा हूँ। यहाँ पे मनगवा में हूँ। मनगवा का अस्पताल, चूँकि गंगेव का अस्पताल भी यहीं चल रहा है, तो यहाँ नई बिल्डिंग बनी है मनगवा सिविल अस्पताल के नाम से, जो अभी हैंडओवर नहीं हुई है, पर उसमें इन लोगों ने
क्योंकि गंगेऊ में भी बिल्डिंग बन रही है, वहाँ हॉस्पिटल टूटा हुआ है, तो यहाँ पे गंगेऊ की खासकर लेबर रूम इन्होंने शिफ्ट किया हुआ है। तो गर्भवती महिलाओं को प्रॉपर इलाज हो, इसलिए यहाँ पे उनने यहाँ पे लेबर रूम और लेबर वार्ड शिफ्ट किया हुआ है नई बिल्डिंग में। तो नई बिल्डिंग का भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है, सारी व्यवस्थाएं लगभग कंप्लीट हैं बिल्डिंग में, हैंडओवर की तैयारी। तो स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही मरीजों से भी बातचीत की है, हालचाल जाना है। और आपको बता दें कि जॉइंट डायरेक्टर जीएस परिहार ने निरीक्षण किया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। के लिए इस सभागार में मंच पर विराजमान डॉक्टर अतुल कोठारी जी, माननीय अनुपम राजन जी, माननीय महापात्रा जी, माननीय प्रोफेसर मनोज संथानम जी, इस सभागार में मौजूद सभी सुनाम अलग अलग शिक्षा क्षेत्र की अलग अलग हस्तियां, मुझे तो केवल सुनने का आनंद था। आज वास्तव में ये हमारा सत्र सार्थक हो रहा। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के साथ हमारे हर क्षेत्र के अंदर देश की स्वनाम धन्य अलग अलग आईआईटी मद्रास और कौन कौन से नाम सबने जो एमओयू किए, ये वास्तव में समसामयिक है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका भी स्वागत करता हूँ। सच में शिक्षा नीति 2020 के बाद उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए, उस दिशा में बढ़ने के लिए आज जो आवश्यकता है, उसमें इसी प्रकार से कदम से मिलाकर के उच्च शिक्षा विभाग ने ये जो उत्कृष्ट कार्य किया, मैं बधाई देना चाहूंगा। हमारी उस युवा पीढ़ी को खड़ा करने का जिनकी जड़ें नैतिक मूल्यों से मजबूत हो, समय की मांग के अनुसार शिक्षित हो और वो प्रशिक्षित होकर के देश के साथ अपने कदम से कदम मिला करके राज्य को भी खड़ा करे। मैं अपनी ओर से इस पूरी कार्यशाला को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।